हेलो एवरीवन, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नए टॉपिक की जिसका नाम है सिख गुरुज इन हिमाचल प्रदेश। इसके साथ साथ हम कवर करेंगे ब्रिटिशर्स का क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा है, कैसे कैसे इनिशियली उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने आप को हिमाचल में, और फिर हम देखेंगे कैसे कैसे गुरखाज की मेन मेन इवेंट्स हुए हैं हिमाचल में और उनका क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं गुरु नानक देव जी, जो कि फर्स्ट गुरु हैं सिखिज़्म में। तो उनका जो विज़िट है वो हुआ था 1514 में। तो ज्वालामुखी, कांगड़ा कुल्लू, चंबा, सिरमौर, मंडी एंड सुकेत वो जगहें हैं जहाँ पे इनिशियली गुरु नानक देव जी ने विज़िट किया था 1514 में। और उनकी याद के अंदर, मतलब उनकी जो विज़िट है उसको मार्क करने के लिए गुरुद्वारा साहिब बनाया गया है सबातू के अंदर, जो कि जौसर में है, सोलन के अंदर एक जगह का नाम है। ठीक है जी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सबातू के अंदर किन की याद के अंदर गुरुद्वारा बनाया गया था, तो वो गुरु नानक देव जी की जो विज़िट किया उन्होंने हिमाचल में, उनकी याद के अंदर। फिर आते हैं फिफ्थ गुरु, जो कि हैं गुरु अर्जन देव जी। इनके जो टाइम पीरियड है ये है 1563 से लेकर 1606 तक। और जो कुल्लू, सुकेत, चंबा, हरिपुर, ये जितनी भी रियासतें हैं, इनके जो प्रजा थी या फिर इनके जो किंग्स थे, उन्होंने सिखिज्म को अपना लिया था। उनके डिसाइपल्स बन गए थे, मतलब उनकी टीचिंग्स का इतना इन्फ्लुएंस था सिखिज्म का वहाँ पे कि उन सिखिज्म को इनकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है यहाँ की, उन्होंने उनको अपना लिया था। बेसिकली यहाँ पे राजा की बात की गई है कि इनके राजाओं ने, इनके राजा हैं जो उनके शिष्य बन गए थे। फिर भाई कल्याणा जी को गुरु अर्जन देव जी ने हिली स्टेट्स में भेजा था, मतलब हिमाचल वाली साइड भेजा था, ताकि वो जितना भी फंड है, जो कि एक तरीके से डोनेशन है, जो विलिंगली लोग देना चाहते हैं श्री हरमंदिर साहिब जी की कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो वो कलेक्ट कर सके। ठीक है, ये एक पॉइंट आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे सिक्स्थ गुरु जी, जो कि हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद जी। तो कहलूर का जो राजा था, उन्होंने गिफ्ट की थी कुछ ज़मीन, जहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ कीरतपुर साहिब टाउन, जो कि इस्टेब्लिश किया गुरु हरगोविंद जी ने। ठीक है, तो ये 1634 का इवेंट है। तो मेन इवेंट जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हम बात कर लेते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जो कि 9th गुरु हैं सिखिज्म में। उनका टाइम पीरियड रहता है 1621 से लेकर 1675 तक। तो कहलूर की रानी, जिनका नाम था जलाल देवी, कहलूर मतलब बिलासपुर, आज के टाइम पे जिसका नाम बिलासपुर है टाउन का, तो पुराना नाम उसका कहलूर था। तो जलाल देवी जी ने भेंट स्वरूप 3 गांव की जमीन गुरु जी को भेंट की थी। और वहां पर गुरु जी ने इस्टेब्लिश किया था, जगह का नाम है मखोवाल, जिसका दूसरा नाम है चकनान की। और आज के टाइम पे उसी जगह को जाना जाता है अनंतपुर साहिब जी के नाम से। तो उसके बाद हम चलते हैं 10th गुरु जी, जिनका नाम है गुरु गोबिंद सिंह जी। इनका टाइम पीरियड रहता है 1666 से लेकर 1708 तक। और बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, अलग अलग सोर्स से अलग अलग कहानियों के एक तरीके से अलग अलग कहानियों के अलग अलग फ्रंट्स मिलते हैं हमें। तो हम प्रिसाइसली ब्रीफली कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और आपको इसको स्टोरी की तरह सुनना है। और जो मेन मेन बीच में जो इन्फॉर्मेशन है और मेन मेन फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। तो देखो, ये समझ लो कहलूर है मतलब बिलासपुर। ठीक है, ये कहलूर है, और यहाँ से जलाल देवी जी ने 3 गांव की जगह गुरु जी को भेंट स्वरूप दे दी। तो ये मखोवाल गांव है, तो कहलूर में से ही तो दी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो जो सिख हैं ना, मतलब सिखों का यहाँ पे एक तरीके से राज है। ठीक है, तो यहाँ कहलूर पे कहलूर की रानी का राज था उस समय। फिर उसके बाद क्या होता है, जब गुरु गोबिंद सिंह जी का जो टाइम पीरियड शुरू होता है, तो वो यहाँ पे रह रहे हैं मुखोबल गांव में, अनंतपुर साहिब में। तो यहाँ के जो राजा हैं, जलाल देवी के जो बेटे हैं, उनका नाम है भीमचंद। तो जब भीमचंद राजा बनते हैं, तो वो देखते हैं कि यार गुरु जी की तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉलोइंग है, लोग तो इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो उनकी जो राइजिंग पावर है, ठीक है, उसको देखते हुए थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कहलूर और हिंदूर के राजा। हिंदूर मतलब नालागढ़। नालागढ़ का पुराना नाम हिंदूर था। ये अलग प्रिंसली स्टेट है, ये अलग प्रिंसली स्टेट है। तो इनके जो राजा हैं वो देखते हैं कि गुरु जी का जो वर्चस्व है यहाँ पे बहुत बढ़ रहा है, लोगों को बहुत मान्यता है उनकी। तो यहाँ पे तो हम राजा हैं, हमारा रूल होना चाहिए, पर लोग तो उनकी तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है जी। तो उसके बाद गुरुजी ने
बिल्कुल साफ तरीके से बोल दिया कि हाँ हाँ हम तो वेलकम करते हैं जितनी भी ऑफरिंग्स हैं आर्म्ड हॉर्सेस और करेजियस मैन पावर की, मतलब जितनी भी सप्लाईज हैं जो कि यूज़ की जाएंगी मुगल्स के खिलाफ, उनका जो क्रूर शासन है उसको ख़त्म करने में, तो हम तो वेलकम कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो एक वॉर फ्रंट की तैयारी कर रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं अपनी पावर उनकी बिल्ट हो रही थी, लोग उनको लोग आर्मी में एक तरीके से ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है जी। तो ये देखते हुए उनकी राइजिंग पावर गुरु जी की, तो यहाँ पे और ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। और जो मेन इवेंट माना जाता है जिसकी वजह से रिफ्ट, मतलब अब तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई, एक तरीके से राइवलरी शुरू हो जाती है, वो इवेंट क्या है कि गुरुजी को दान में मिला था, एक तरीके से गिफ्ट किया था रतन राय जी ने, जो कि असम के राजा हैं। उन्होंने एक वाइट कलर का एलिफेंट गिफ्ट किया था, उसका नाम था प्रसादी हाथी। वैसे तो बहुत सारे गिफ्ट्स गुरुजी को उनके फॉलोअर्स भेंट करते रहते थे, लेकिन उसमें से एक स्पेशल था वाइट एलिफेंट। ठीक है, अब भीमचंद को देख के ये लगा कि यार ये इतना वैल्यूएबल जो गिफ्ट है ये तो मेरे पास होना चाहिए। तो उन्होंने भीमचंद ने गुरुजी से ये डायरेक्टली मांग लिया। और गुरुजी को तो पता था कि ठीक है भाई ये मांग रहा है, एज अ राजा है, तो वापस तो ये करने नहीं वाला। तो गुरुजी ने वहां पे मना कर दिया कि हम आपको ये भेंट स्वरूप हमें एज अ गिफ्ट मिला, तो हम आपको आगे नहीं दे सकते हैं। ठीक है जी। उन्होंने एक बार नहीं 3 बार मांगा भीमचंद ने, और गुरुजी ने हमेशा उनको मना कर दिया। और उन्होंने बेसिकली भीमचंद का जो बेटा था उसकी मैरिज के लिए मांगा था कि हाँ हम एक मैरिज आ रही है, तो हम उस इवेंट के अंदर आपका जो वाइट एलिफेंट है उसको यूज़ करना चाहते हैं, ताकि हमारी भी थोड़ी शान बढ़ जाए। पर गुरुजी ने वहाँ पे उसको मना कर दिया, उनकी नीयत को देखते हुए कि ये तो लुटाने वाला नहीं है। उससे ना बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। ये एक मेन इवेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वाइट एलिफेंट के ऊपर किन किन की बीच में रिफ्ट क्रिएट हो गई थी। ठीक है, तो फिर मेन रीज़न तो नहीं पता, लेकिन गुरुजी बेसिकली यही रीज़न रहा होगा कि बीच में उनके कहलूर और हिंदूर के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं रह रहे। तो गुरुजी वहाँ से मूव कर जाते हैं सिरमौर की तरफ। और उस समय सिरमौर के राजा होते हैं मेदिनी प्रकाश। अब ऐसा नहीं है कि मेदिनी प्रकाश बहुत बढ़िया राजा था कि उन्होंने लैंड गिफ्ट कर दी, वो उसके भी अपने अपने हित होते थे कि जहाँ पे ज़्यादा पावर है, जहाँ पे लोग ज़्यादा मान रहे हैं, तो हम उनको अपनी साइड पे रखें। ठीक है, तो मेदिनी प्रकाश सिरमौर के राजा थे, उन्होंने गुरुजी को लैंड गिफ्ट कर दी यमुना के नज़दीक, जहाँ पे गुरुजी ने पाउंटा साहिब की स्थापना कर दी। और वहाँ पे दसम ग्रंथ हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनकी स्थापना की, मतलब उन्होंने कंप्लीट किया, उनकी उनके बीच में जितनी भी राइटिंग्स थी उनको कंप्लीट किया पाउंटा साहिब के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक मेन इवेंट हो जाता है। और उन्होंने मेदिनी प्रकाश की एक लड़ाई चल रही थी गढ़वाल किंग के साथ, उसके बीच में भी उन्होंने समझौता करवाया था। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे टिक लगाए हैं ये अपने आप में ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, और ये अपने आप में ही एक फैक्ट्स हैं जो कि स्टोरी के साथ लिंक हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कहानी के तौर पे याद रखना कि गुरु जी का वर्चस्व बढ़ रहा था, कहलूर के राजा जो कि थे भीमचंद और हिंदूर के राजा, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और मिसअंडरस्टैंडिंग का मेन जो कारण था वो था वाइट एलिफेंट को लेके। फिर गुरुजी सिरमौर मूव कर जाते हैं। सिरमौर में राजा थे उस समय मेदिनी प्रकाश, और मेदिनी प्रकाश उनको गिफ्ट कर देते हैं पाउंटा साहिब लैंड, जहाँ पे पाउंटा साहिब मतलब यमुना के किनारे जो लैंड थी वहाँ पे पाउंटा साहिब की स्थापना हो जाती है। और दसम ग्रंथ जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनकी राइटिंग पूरी होती है वहाँ पे। फिर हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। फिर जितने भी जो टेंशन थी वो कैसे एंड अप होती है, तो वो एंड अप होती है बैटल ऑफ बंगानी साहिब के साथ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसकी अपडेट याद रखिएगा 1686 है। ठीक है, ये एग्जैक्ट तारीख तो आपको नहीं याद रखनी, बस ईयर आप याद रखिएगा। तो बैटल ऑफ बंगानी साहिब होती है गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में, और उनके अपोजिट कौन है, भीमचंद फतेह शाह जो कि गढ़वाल के राजा हैं, और हरिचंद जो कि हिंदूर के राजा हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। गुरुजी उस समय सिर्फ 19 साल के थे जब ये लड़ाई शुरू होती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि गुरुजी जीत जाते हैं, और इनका जो ट्रियो है, एक तरीके से 3 है ये, इनका ट्रियो हार जाता है, और इसमें हरिचंद की मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा, गुरुजी के बाण के द्वारा। और ये जितना भी हमने ऊपर बात की है स्टोरी की, ये किस में मेंशन है, विचित्र नाटक के अंदर, जो कि ऑटोबायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह जी की। और इसके अंदर डिटेल के अंदर ये बैटल की डिस्क्रिप्शन दी गई है। फिर उसके बाद
गुरुजी ने जैसे हरिचंद की तो मृत्यु हो जाती है, तो गुरुजी जितने भी ये जो लैंड एक्वायर की थी यहाँ पे हरिचंद की मृत्यु के बाद, वो वापस लौटा देते हैं। और एक तरीके से यहाँ पे इनके रिलेशंस इसके बाद जब ये हार जाते हैं, फिर गुरुजी के साथ इनके जो रिलेशन है वो एक तरीके से सुधरने शुरू हो जाते हैं, और इवेंचुअली इनके बीच में जितनी भी टेंशन्स थी वो ख़त्म हो जाती हैं और एक फ्रेंडली रिलेशन फिर से इस्टेब्लिश हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पैरेलली जब गुरुजी यहाँ पे हिमाचल के अंदर हैं, तो पैरेलली वहाँ पे दिल्ली के अंदर औरंगज़ेब का टेन्योर है, वो शासन कर रहा है वहाँ पे। तो दिल्ली का जो राजा औरंगज़ेब है वो भेजता है अपने कमांडर अलिफ खान को एनुअल ट्रिब्यूट, सालाना जो ट्रिब्यूट है या फिर टैक्स है वो इकट्ठा करने के लिए हिल स्टेट्स के पास। तो वहाँ पे जो भीमचंद है कहलूर के राजा, वो तो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि हम तो नहीं देते आपको ट्रिब्यूट। अब वो तो पूरे हिंदुस्तान का राजा है औरंगज़ेब, तो उसको तो वो तो कहता है कि मतलब कौन है जो मेरे को मना कर दे। ठीक है, काफ़ी क्रूर शासन माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसने अट्रॉसिटीज़ की हैं आम जनता के ऊपर। ठीक है, तो भीमचंद को पता था कि मैं तो यहाँ पे मना तो कर दिया है, लेकिन अब मुश्किल खड़ी हो जाएगी, मेरे पे अटैक हो सकता है। तो वो हेल्प मांगता है गुरु गोबिंद सिंह जी की। अब तो फ्रेंडली रिलेशन हो चुके हैं बैटल ऑफ बंगानी साहिब के बाद। तो फिर गुरु जी हाँ कर देते हैं कि ठीक है, हम भी एक तरीके से मुगल्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारा जो आइडियोलॉजी है वो भी मुगल्स के खिलाफ है, हम भी उनके जो क्रूर शासन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम आपका साथ देंगे इस वॉर के अंदर। तो बैटल ऑफ नदौन होती है। ठीक है, इसके अंदर गुरु जी के साथ उनके साथ लड़ते हैं भीमचंद जी, और किसके खिलाफ लड़ते हैं? दिलावर खान, जो कि मुगल गवर्नर होता है। और गुरु जी का जो फ्रंट है भीमचंद के साथ वो जीत जाता है, और दिलावर खान की यहाँ पे हार हो जाती है। तो बैटल ऑफ नदौन आप इस तरीके से याद रखेंगे ये कहानी। तो आपको डेट याद रखनी है बैटल ऑफ नदौन की, जो कि है 1699। आपको ईयर याद रखना है, वैसे एग्जैक्ट डेट तो है 13 अप्रैल 1699। ठीक है जी, लेट क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। और एक पॉइंट है कि गुरुजी ने मंडी विजिट किया था, ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर, तो मैं आपको यहाँ पे एक ऐड करवा रहा हूँ पॉइंट, कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी मंडी विजिट करते हैं, तो उस समय मंडी के राजा हैं राजा सिद्ध सेन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो एज अ फैक्ट आप इसको याद कर लीजिएगा कि मंडी के अंदर जब गुरुजी विजिट करते हैं तो उस समय वहाँ के राजा थे राजा सिद्ध सेन। ठीक है जी, तो हमने बात की 10 गुरुओं की, उनके क्या क्या इवेंट्स और क्या क्या इन्फ्लुएंस रहे हैं हिली स्टेट्स के ऊपर। और 11th गुरु हम मानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को, उनकी टीचिंग्स को ही 11th गुरु माना जाता है। फिर बंदा सिंह बहादुर, जो कि सिख मिलिट्री कमांडर थे, इनका असली नाम था माधो सिंह बैरागी। तो सन 1700 के आसपास देखा जाता है, गुरु गोबिंद सिंह जी का जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो सिख कमांडर एक उभर के आते हैं जिनका नाम था बंदा सिंह बहादुर, जो कि बहुत प्रोमिनेंट फाइटर कमांडर और बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं सिख हिस्ट्री के अंदर। तो इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मुगल का जो क्रूर शासन है उसको ख़त्म करना, और उनकी जितनी भी अट्रॉसिटीज़ हैं उनके खिलाफ लड़ना। ठीक है जी, तो इनके जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स रहे हैं वो किसके लिए रहे हैं? टू लिबरेट द रीजन डेट वर अंडर द मुगल रूल। फिर उन्होंने अटैक किया है नाहन के ऊपर, देन किरुतपुर अराउंड 1710। फिर राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर एंड राजा सिद्ध सेन ऑफ मंडी अलॉन्ग विद राजा ऑफ चंबा, इनके ऊपर भी अटैक करके इनको पराजित किया है। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा सिंह बहादुर सिख वर ऑर्गेनाइज्ड इन 12 मिसल्स। अब मिसल्स हैं, देखो बंदा सिंह बहादुर का जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद 12 मिलिट्री कॉन्फेडरेंसीज, मतलब सिख जितने भी रीजन्स हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, वो 12 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हम कह सकते हैं इनको, उनमें डिवाइड हो जाती है। हर स्टेट का एक अपना चीफ होगा, मतलब अपना लीडर होगा। ये इंडिपेंडेंट होंगे इंटरनली, पर एक्सटर्नली देखा जाए तो सिख कौम के अंदर ही सारे आ रहे हैं। ठीक है, पर वैसे ये इंटरनली इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नली ये
एक्सटर्नली हम इनको एक होल सिख कम्युनिटी की तरफ देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट्स हैं ये अपने आप में ही बीच में, जिनको लीड करेंगे इनके अलग अलग चीफ्स। तो 12 मिसलों में बंट जाते हैं सिख सिख कौम। फिर हम देखते हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया, जो कि रामगढ़िया मिसल के चीफ हैं। ये फर्स्ट वन थे जिन्होंने अटैक किया था कांगड़ा हिल्स के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट सिख चीफ टू अटैक कांगड़ा और हिली स्टेट्स? तो वहां पे आंसर आएगा जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो कांगड़ा कैप्चर किया, नूरपुर, चंबा, दत्तरपुर, जसवां एंड हरिपुर रीजन इन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने घमंड चंद, जो कि त्रिगर्थ मतलब कि त्रिगर्थ है अपना, त्रिगर्थ किसका नाम है अगर हम याद करें तो ये है कांगड़ा का पुराना नाम, ठीक है। तो घमंड चंद, जो कि अगर आप पहले वीडियोस के अंदर अगर आपने देखा होगा, जब अहमद शाह दुरानी मतलब अहमद शाह अब्दाली का जब टाइम पीरियड था, उन्होंने घमंड चंद को गवर्नर बना दिया था जलंधर का, ठीक है जी। और ये कर रहा था एक्सपेंशन, बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहा था आसपास के रीजन्स के ऊपर। तो इसकी एक्सपेंशन को किसने रोका था? जस्सा सिंह राम गढ़िया ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इन्होंने कैप्चर कर लिया था कांगड़ा फोर्ट। तो संसार चंद, जो कि उस समय कांगड़ा के राजा थे, ठीक है, वो किसको बुलाते हैं? वो बुलाते हैं जय सिंह कन्हैया को, जो कि हैं कन्हैया मिसल के चीफ। अब जस्सा सिंह रामगढ़िया को रोकने के लिए संसार चंद बुलाते हैं जय सिंह कन्हैया को, और संसार चंद मिलके जय सिंह कन्हैया के साथ कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा कर लेते हैं। वो अलग बात है कि वो इसकी जो ऑनरशिप थी फोर्ट की, वो उनको 6 साल बाद मिलती है संसार चंद को वापस, ठीक है जी। तो ये फैक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जय सिंह कन्हैया ने किसको रोका था, किसके कहने पे, या फिर संसार चंद ने किसको बुलाया था जस्सा सिंह रामगढ़िया के अटैक्स को या फिर उनकी एक्सपेंशन को रोकने के लिए। फिर अब टाइम पीरियड देखो चल रहा है 1806 का, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसका नाम है बैटल ऑफ महल मोरिया, ठीक है। महल मोरिया हमीरपुर के अंदर एक रीजन है। तो संसार चंद अटैक करते हैं महान चंद पे, जो कि बिलासपुर के राजा हैं 1794 के अंदर, और उसको हरा देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी गलती संसार चंद की क्या थी, या फिर उनकी डिक्लाइन का, उनके जो रीन है उसके डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो वो क्या था कि उन्होंने अटैक किया था महान चंद के ऊपर। उसके रिजल्ट के अंदर क्या हुआ कि महान चंद किसको बुला लेता है? अमर सिंह थापा को, जो कि गुरखा कमांडर हैं नेपाल के, ठीक है। नेपाल से हैं ये गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है ये। अगर हम बात करें नेपाल रीजन की, तो महान चंद पे अटैक किया संसार चंद ने, और महान चंद बुला लेता है अमर सिंह थापा को, और फिर अमर सिंह थापा महान चंद के साथ मिलके काउंटर अटैक कर देता है संसार चंद पे। और इस अटैक को या फिर इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ महल मोरिया, जो कि महल मोरिया रीजन के अंदर हुई थी, हमीरपुर के अंदर। तो इसके अंदर संसार चंद हार जाता है बुरी तरीके से, क्योंकि बहुत ब्रेव और कहा जाता है बहुत ब्रूटल रूलर थे अमर सिंह थापा। काफ़ी बड़े वॉरियर हैं, इनका काफ़ी नाम है हिस्ट्री के अंदर, और इनके एक्सपीडिशंस काफ़ी ज़्यादा क्रूअल और जिसको कहते हैं वॉयलेंट रहे हैं। तो महान चंद प्लस अमर सिंह थापा किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं? यहाँ पे संसार चंद के साथ। ये जीत जाते हैं और यहाँ पे संसार चंद हार जाते हैं। तो जब संसार चंद हार जाते हैं, फिर वो किसके पास जाते हैं? वो जाते हैं महाराजा रणजीत सिंह के पास, जो कि बहुत प्रोमिनेंट किंग हुए हैं। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें पंजाब की या फिर नॉर्थ इंडिया की, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह जी इस शर्त पे मान जाते हैं कि मैं आपकी हेल्प तभी करूंगा कि अब मेरा भी कुछ यहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो एक नेगोशिएशन के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं कि संधि के थ्रू, वो इस शर्त पे राजी हो जाते हैं कि हम संसार चंद जी की सहायता करेंगे। तो उसी संधि को कहा जाता है ज्वालामुखी पैक्ट। तो वो नेगोशिएशन को ही कहा जाता है ज्वालामुखी पैक्ट, जो कि हुआ था 1809 के अंदर। तो संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ये संधि हुई थी, जिसके अंदर संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह की हेल्प के बदले उनको 66 विलेजेस ऑफ कांगड़ा प्लस कांगड़ा फोर्ट ऑफिशियली देने का वादा किया था, प्रॉमिस किया था।
फिर उसके बाद बैटल होती है 1809 की, जिसके अंदर ऑब्वियसली संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह लड़ते हैं इकट्ठे, किसके अगेंस्ट? अमर सिंह थापा के अगेंस्ट। और यहाँ पे अमर सिंह थापा हार जाते हैं और इवेंचुअली संसार चंद महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पे जीत जाते हैं। और ऑफिशियली कहा जाता है कि सिख कौम के पास यहाँ पर कांगड़ा फोर्ट आ जाता है उनके कब्जे में। ऑफिशियली यहाँ पे ऑफिशियली माना जाता है कि सिखों के पास कांगड़ा किला आ गया। वैसे तो पहले भी अटैक हुए हैं, हमने देखा वहाँ पे भी कांगड़ा फोर्ट जीतने की बात की गई है, पर टेक्स्ट के हिसाब से ऑफिशियली जहाँ पे कोई मतभेद नहीं है, जहाँ पे एक ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हर एक सोर्स से, तो हम उसको रेलेवेंट मानते हुए यहाँ मानेंगे कि सिखों के पास ऑफिशियली जो किला था वो ज्वालामुखी पैक्ट के बाद जो लड़ाई हुई 1809 में, और उन्होंने हराया अमर सिंह थापा को, महाराजा रंजीत सिंह ने हेल्प की संसार चंद की, उसके बाद कांगड़ा फोर्ट सिख कौम के पास उनके कब्जे में आ गया। सो आफ्टर मैथ ऑफ द बैटल, तो 1809 की जो बैटल हुई है उसके कंक्लूजन के अंदर क्या क्या रिजल्ट्स निकलते हैं? तो देसा सिंह मजीठिया जो है उनको कांगड़ा का गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं महाराजा रंजीत सिंह जी, और फर्स्ट सिख किलेदार भी वही अपॉइंट हो जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द फर्स्ट सिख किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट? तो आपका सही आंसर वहाँ पे टिक करना है देसा सिंह मजीठिया। फिर अमर सिंह थापा जो है हार के बाद ही एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एट अर्की, जो कि बंगाल रीजन के अंदर है, वेयर ही डिफीटेड राणा रंजीत सिंह द चीफ ऑफ अर्की हु वाज ड्रिवन इनटू एक्साइल इन प्लासी। प्लासी भी रीजन का नाम है, ठीक है। तो बेसिकली अमर सिंह थापा अर्की वाली साइड को निकल जाते हैं और वहाँ पे भी अपना जो एक्सपीडिशन है, कैंपेन्स है, वो जारी रखते हैं, और राणा रंजीत सिंह को भी वो अर्की से मूव आउट कर देते हैं, उनको विवश कर देते हैं एक्साइल के अंदर जाने के लिए प्लासी के अंदर, ठीक है। फिर अमर सिंह थापा का जो बेटे हैं उनका नाम है रंजोर सिंह, तो ये आगे संभालते हैं अपने पिता की जो कैंपेन्स हैं उनको, और अटैक कर देते हैं सिरमौर के ऊपर। पर्टिकुलरली कौन से राजा उस समय होते हैं? करम प्रकाश, और उनको भी ये विवश कर देते हैं अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाने के लिए। फिर उसके बाद ये जो नाहन है, नाहन एरिया प्लस जैतक एरिया जो है सिरमौर का है, ये इम्पोर्टेंट पोर्ट्स बन जाते हैं, पार्ट्स नहीं है ये, पोर्ट्स हैं, मतलब ये इम्पोर्टेंट पोस्ट चौकियाँ बन जाती हैं गुरखास की। तो यहाँ से अपने एक तरीके से इनकी जो सेंटर ऑफ पावर्स है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती हैं नाहन एंड जैतक एरिया के अंदर, और यहाँ से फिर अपनी एक्सपीडिशन कैरी आउट करते हैं ये आने वाले टाइम के अंदर। 1810 तक जो गुरखास है इनके कैंपेन्स कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं? देखो, हिंदूर, जुब्बल स्टेट, 15 एरिया, और फोर्ट ऑफ नगाना इन बल्सन स्टेट। तो इन जगहों पे ये अपने एरियाज को एक्सपैंड कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं ब्रिटिशर्स इन हिमाचल प्रदेश की। तो 1813 के आसपास का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती हैं ब्रिटिशर्स और गुरखास के बीच में। वैसे तो ब्रिटिशर्स काफ़ी पहले आ चुके हैं इंडिया के अंदर, और मतलब पर जो एग्जैक्ट रूल है वो माना जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई थी, उसके बाद से उनका एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वो रूल करना शुरू कर देते हैं इंडिया के अंदर। तो काफ़ी पार्ट्स के अंदर अपना ब्रिटिश रूल इनका शुरू हो जाता है, और हिली स्टेट्स के अंदर 1830 के अराउंड ब्रिटिशर्स की कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है गुरखास के साथ। तो गुरखास यहाँ पे ऑलरेडी अपने एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर चुके थे, और जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन रीजंस हैं कि क्यों ब्रिटिशर्स के साथ इनकी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट थी, तो यहाँ पे वो रीजंस हैं। देखो, सबसे पहले गुरखास अनाउंस देयर विलिंगनेस टू ऑक्यूपाई सर्टेन विलेजेस इन सरहंद, इट इज़ इन पंजाब रीजन, इन अ प्ली डेट दे बिलोंग टू सिरमौर एंड हिंदू रीजन। तो सबसे पहले तो वो दावा ठोक देते हैं गुरखास की जो सिरहिंद के विलेजेस हैं वो बिलोंग करते हैं सिरमौर और हिंदूर को। तो ऑब्वियसली वहाँ पे सिरहिंद वाली साइड ब्रिटिशर्स की हुकूमत है, मतलब ये एरियाज डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर हैं ब्रिटिशर्स के पास। और 1813 के अंदर अमर सिंह थापा 6 विलेजेस के ऊपर कब्जा कर लेता है सिरहिंद के, ठीक है। ये मेन रीज़न निकल के आता है कि क्यों कन्फ्लिक्ट्स या फिर क्यों टेंशन क्रिएट हो जाती है गुरखास एंड ब्रिटिशर्स के बीच में।
Along with this, Gurkhas were coming in front of Britishers' commercial interest also, as they captured all passes roads which connect British East India to Tibet. तो जितनी भी सप्लाई चेन थी, मूवमेंट ऑफ गुड्स थी, उनके जो पासेस थे, रोड्स थे, उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं गुरखास, मतलब मूवमेंट को रोक देते हैं और एक तरीके से जितना भी ट्रेडिंग वहाँ पे चल रही थी उसको नुकसान करते हैं या फिर वहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं। तो इन सब से तंग आके ब्रिटिशर्स फाइनली 1840 में ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं वॉर, कि हम अब गुरखास की बिल्कुल अगेंस्ट हैं और हम वॉर डिक्लेयर करते हैं, मतलब ऑफिशियली ये इनके अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो हमें दो जर्नल्स के नाम याद रखने हैं यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं ब्रिटिश आर्मी के अंदर। पहले हैं मेजर जनरल डेविड ऑक्टोलोनी और दूसरे हैं मेजर जनरल रोलो गिल्स्पाई, जैसे भी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम तो यहाँ पे मेजर जनरल डेविड ऑक्टोलोनी है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जनरल थे जिनकी अगुवाई के अंदर गुरखास के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली वॉर के जो रिजल्ट्स हैं वो ये ब्रिटिशर्स के फेवर में निकलते हैं और गुरखास यहाँ पे वॉर हार जाते हैं और उनको अपने रीजन्स ब्रिटिशर्स को सौंपने पड़ते हैं जो उन्होंने रिक्वायर किए थे। तो एट द एंड ट्रीटी ऑफ सगौली होती है, जो कि पीस ट्रीटी है ब्रिटिशर्स एंड गुरखास के बीच में, जिसके अंदर सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा गुरखास को, ताकि वो नेपाल वापस जा सके। मतलब हम आपको सेफली जाने देंगे, हम कोई आपको बंदी नहीं बनाएंगे, वॉर क्या कहते हैं उनको, वॉर प्रिजनर्स नहीं बनाएंगे हम किसी को, हम आपको जाने देंगे, लेकिन आपको जितने भी एक्वायर किए हैं आपने एरियाज वो आपको वापस देने पड़ेंगे। और अराउंड 1/3 ऑफ नेपालीज टेरिटरी वॉज लॉस्ट इंक्लूडिंग सिक्किम, कमाओ एंड गढ़वाल रीजन। तो ऑलमोस्ट 1/3 रीजन्स, ठीक है, ये ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। तो ट्रीटी ऑफ सगौली डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसके बीच में हुई थी, और ये भी पूछा जा सकता है कि किस ट्रीटी के द्वारा जो अमर सिंह थापा है और उनके बेटे रंजोर सिंह, उनको सेफ पैसेज मिल गया था नेपाल जाने के लिए। तो ये वो है ट्रीटी ऑफ सगौली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ईयर भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको ईयर भी इसके लॉन्ग याद रखना है। तो हम आफ्टर मैथ देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था जब गुरखास छोड़ के चले जाते हैं स्टेट को। तो हिमाचल के जितने भी चीफ्स थे उन्होंने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की गुरखास के अगेंस्ट लड़ाई के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि प्लासी के अंदर, प्लासी के रीजन का नाम है जगह का, वहाँ पर ब्रिटिशर्स की मीटिंग होती है 20 शिमला हिली स्टेट्स के चीफ्स के साथ, और उनको सनद प्रोवाइड कर दी जाती है। अब सनद क्या है? A deed agreement to the native rulers confirming them in their state in return of their allegiance। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं कि आप जितने भी 20 राजा हैं अपने अपने स्टेट के अंदर रूल कीजिए, ठीक है, हम आपको मान्यता देते हैं आपके रूल के लिए, लेकिन आपके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल हमारा रहेगा। वहाँ के हिसाब से तो आप राजा हैं अपने एरिया के हिसाब से, पर जैसे टैक्स कलेक्शन हो गई या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हो गए, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ आपको अलायंस बनाना पड़ेगा, उनके एक तरीके से उनका साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है और ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट अपने हिसाब से कुछ लॉ बना सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास रहती है, स्ट्रॉन्ग सेंटर जैसे होता है। तो वैसे ही उस समय ब्रिटिशर्स का ये मॉडल था कि हम आपको सुजरैनिटी प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए, लेकिन आपको लॉयल रहना पड़ेगा ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा के प्रति। ठीक है जी। एंड देन कनेती एंड दलेट वर गिवन टू बुशहर स्टेट। तो ये दो रीजन्स हैं जो बुशहर स्टेट के अंदर मर्ज कर दिए गए थे। वैसे ही कोटी, थ्योग, घुंड, मधान एंड रतेश्वर गिवन टू क्योंसल स्टेट। तो ये कुछ जो रीजन है ये मर्ज कर दिए गए थे क्योंसल स्टेट के अंदर। ड्यू टू द थ्रेट ऑफ सिख मैनी हिल स्टेट टुक शेल्टर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उस समय प्रोमिनेंट पावर सिख एम्पायर की भी थी, सिख भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिसको कह सकते हैं हम इम्पॉर्टेंट पावर वहाँ पे राइज पे थी। तो
कई जो हिल स्टेट के प्रमुख थे वो उनसे भी डरते थे, इसलिए वो ब्रिटिशर्स के साथ उनकी शरण में चल जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के अंदर। ठीक है, बेसिकली मतलब ब्रिटिशर्स के साथ देने लग पड़ते हैं सिख के अगेंस्ट। देन राजा बीर सिंह लेफ्ट स्टेट ऑफ नूरपुर एंड टुक रिफ्यूज इन ब्रिटिश टेरिटरी। तो ये एक इवेंट है जो बताता है कि कैसे सिखों के बढ़ते हुए वर्चस्व से लोग डर गए थे, जो कि एक तरीके से अगेंस्ट थे, सिख रूलर्स के अगेंस्ट थे, एंड देन दे टुक रिफ्यूज इन ब्रिटिश टेरिटरी। तो वो सपोर्ट करने पड़े ब्रिटिशर्स को। तो दो प्रोमिनेंट पावर्स यहाँ पे हो गई हैं, एक तो ब्रिटिश है और दूसरे हैं सिख। And both British and Sikh feared each other's strength and avoided direct conflicts. Along with that, they both obeyed Treaty of Amritsar. तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स से बचते थे वो। और एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी 1809, जो कि महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में थी, एक तरीके की पीस ट्रीटी थी ये। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ इस ट्रीटी का। ये है सतलुज रिवर। तो इस ट्रीटी के हिसाब से जो सतलुज के नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ पे सिख अपने हिसाब से अपना रूल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, अपने राजपाट चला सकते हैं। सिखों के बीच में कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा। जो वैसे ही सतलुज के साउथ के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल रहेगा और वो इंटरवीन आप एक दूसरे के मतलब एरियाज के अंदर नहीं करेंगे, कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं टॉलरेट की जाएगी। ठीक है, एरिया एक तरीके से डिवाइड हो गया, सतलुज उसका एक रेफरेंस पॉइंट बन गया। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि राजा रंजीत सिंह जी हैं जो वो 1839 में उनका स्वर्गवास हो जाता है, मतलब वो चले जाते हैं दुनिया को छोड़ के। और फिर उसी के साथ सिख अंपायर की जो पावर है वो डिक्लाइन करनी शुरू कर देती है और अटैक्स जो हैं ब्रिटिशर्स के वो शुरू हो जाते हैं सिखों के ऊपर। एंड दो इम्पॉर्टेंट वॉर्स आती हैं, इनको हम जानते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के नाम से, जो कि हुई थी 1845 में। इसके अंदर माना जाता है कि ब्रिटिशर्स जीत गए थे और इसके कॉन्सिक्वेंस में ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी जो जगह है वो लूज कर दी थी सिखों ने ब्रिटिशर्स के लिए। एंड वैसे ही सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है, आपको डेट से याद रखनी है बस, 1848 के बीच में। और इसी के साथ सिख अंपायर डिक्लाइन कर जाता है महाराजा रंजीत सिंह जी के जाने के बाद, और इसी के साथ ब्रिटिशर्स की हुकूमत बढ़ जाती है। जैसे भी ट्रेचसली इन्होंने साम दाम दंड भेद लगा कर किसी भी तरीके से इन्होंने अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, कहीं पे लड़ाई के जरिए, कहीं पे पॉलिटिक्स खेल के, या फिर कहीं पे इनकी पॉलिसीज ऐसी थी जिससे इन्होंने एक्विजिशन की और इंडिया पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। तो इसी के साथ हम थ्योरी पार्ट को कवर कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और देखते हैं उनके आंसर्स और कुछ फैक्ट्स जो हम उनके थ्रू क्लियर करेंगे। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द बैटल ऑफ बंगानी साहिब नियर पौंटा साहिब वाज बिटवीन गुरु गोविंद सिंह जी एंड राजा ऑफ बिलासपुर। तो ये है राजा भीमचंद। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन 1682 एडी व्हेन गुरु गोविंद सिंह जी केम टू बिलासपुर हु वाज द किंग ऑफ दैट कंट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर नहीं है, पर सही ऑप्शन हो जाएगा राजा भीमचंद। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन दे लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ट्रेवल टू सिरमौर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच किंग। तो ये है मेदिनी प्रकाश। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड बंगानी साहिब वाज फॉट। तो कहीं जगह मेंशन होता है 1686, तो कहीं जगह होता है 1688। तो इसमें से कोई भी ईयर आ जाएगा, तो आपको इन दोनों में से 86 या फिर 88 को टिक करना है। विच सिख गुरु took 3 villages from the Queen of Kailur and made his residency as the Makhowal village, later known as Amanatpur Sahib। तो ये हैं गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है जी। फिर सिक्स क्वेश्चन, फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ विच स्टेट डिड गुरु गोविंद सिंह जी परफॉर्म अखंड कीर्तन फॉर द 18 डेज। तो ये था मंडी के लिए। सेवन क्वेश्चन देख लेते हैं, विच प्रिंसली स्टेट्स किंग was ran away to the mountains to avoid the invasion of the army of soldiers around 1840। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्लू।
Then, eighth question. In 1759, who was appointed by Ahmad Shah Durrani as governor of Punjab? तो ये है घमंड चंद. फिर ninth question, when Guru Gobind Singh जी came to Mandi principality, who was the king of that city? तो वो थे सिद्ध सेन. Which princely states king was captured by Sikh army around 1840? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडी. देन हम देखते हैं 11th क्वेश्चन. व्हेन गुरु गोविंद सिंह जी केम टू कुल्लू, हु वाज द किंग ऑफ दैट टाइम? तो ये थे राजा राज सिंह. विच जागीर वाज ग्रांटेड बाय महाराजा रंजीत सिंह टू किंग रणवीर चंद अराउंड 1846? तो ये थी महल मोरियो. Was the last state of the Kangra group losing its independence from Sikh? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्लू. ठीक है. देन 14th क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच ईयर डिड जय सिंह कन्हैया डिफीटेड जस्सा सिंह रामगढ़िया एंड कैप्चर्ड कांगड़ा? तो सही ईयर है 1775. इन विच ईयर जनरल जोरावर सिंह ज्वाइंड द एरिया ऑफ लाहौल स्पीति इन सिख स्टेट? तो इसका सही आंसर है 1842. ठीक है. देन द फर्स्ट सिख टू इन्वेड द हिल्स ऑफ कांगड़ा वाज सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया. देन व्हाई डिड किंग संसार चंद गिव कांगड़ा फोर्ट एंड 66 विलेजेस टू महाराजा रंजीत सिंह? तो इसका सही आंसर है इन रिटर्न फॉर हेल्पिंग गोरखाज एट टाइम ऑफ डिफीट, मतलब गोरखाओं को भगाने के लिए. 18th क्वेश्चन देख लेते हैं. विच मेन डिमांड लेड टू बिटरनेस इन रिलेशंस बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड किंग अनिरुद्ध चंद ऑफ कांगड़ा? तो ये भी एक स्टोरी आती है. अनिरुद्ध चंद सिस्टर डिमांडेड मैरिज टू ध्यान सिंह सन. तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा. In 1770, who forced Raja Ghamanchand to pay his tribute? तो जस्सा सिंह रामगढ़िया. Then 20th question, which year was the Treaty of Chauramuki between King Sansar Chand and Maharaja Ranjit Singh signed? तो इसका सही आंसर है 1809. And in which year महाराजा संसार चंद died? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 नहीं है, 1824. In which did Maharaja Ranjit Singh had grabbed the जसवां स्टेट? तो जसवां स्टेट पे कब्जा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1814 के अंदर. After defeating the Gorkhas, who was the first Najim और गवर्नर ऑफ कांगड़ा हिल अपॉइंटेड बाय महाराजा रंजीत सिंह? तो ये था देसा सिंह मजीठिया. Then 24th और लास्ट क्वेश्चन. Which of the following mediated between King Sansar Chand and Jai Singh Ramgarhia to resolve the dispute over the fort of कांगड़ा? तो ये थे महाराजा रंजीत सिंह. तो इसी के साथ हम अपना सेशन यहाँ पे एंड करते हैं. किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, सो डैट वी कैन सर्व यू बेटर नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.